आज हम लोग देखेंगे छायावाद क्या है और छायावाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो छायावाद का समय 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। कुछ किताबों में 1920 से लेकर 1936 तक के समय को भी छायावाद कहा गया है। अगर हम बात करें कि जो छायावाद शब्द है ये कैसे आया, तो अंग्रेजी में एक शब्द है फेंट समेटा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अंग्रेजी के एक शब्द है फेंट समेटा, यहाँ से छायावाद शब्द आया है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहकर पुकारा है। छायावाद शब्द को लेकर मुकुटधर पाड़े का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको छायावाद के प्रथम रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। और मुकुटधर पाड़े कहते हैं इसे कविता ना माना जाए बल्कि उसकी छाया माना जाए। यहाँ पर तीन तर्क बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। पहला तर्क था रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल कहते हैं कि एक शब्द है फेंटा समेटा, उससे आया है छायावाद। और दूसरे व्यक्ति है आपके नंद दुलारे वाजपेयी, वो कहते हैं इसका संबंध युगबोध के साथ जोड़ा जाए और इसको आध्यात्मिक छाया का भान माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मुकुटधर पाड़े कहते हैं कि इसे कविता नहीं कह सकते, इसे कविता ना मानकर उस कविता की छाया मानी जाए, यह है छायावाद। छायावाद के बारे में और अगर बात करें हम, तो सुशील कुमार बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं और वो कहते हैं कि छायावाद वास्तव में एक कोरे कागज की तरह है। एक ऐसा कोरा कागज जो बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, जिसमें वाणी की नीरवता है, वाणी का अपनापन है, सब कुछ है, ऐसा छायावाद। और दूसरी तरफ बात करें बच्चन सिंह की, तो बच्चन सिंह कहते हैं कि मैं पहले तो छायावाद शब्द से संबंध नहीं रखता। मुझे लगता है कि उस समय का जो काव्य हुआ करता था, वो जो काव्य था वो छायावादी ना होकर स्वच्छंदतावाद की ओर ज़्यादा जागृत था। अर्थात छायावादी काव्य नहीं था, वो स्वच्छंदतावादी काव्य था। ऐसा कहकर बच्चन सिंह ने एक नई संकल्पना को जन्म दिया और उन्होंने छायावाद को अस्वीकृत करने का प्रभाव दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि वो कहाँ तक सफल हुए हैं ये कहना अनुचित होगा। और हजरत प्रसाद द्विवेदी तो इससे कदम आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं निराला से बड़ा स्वच्छंदतावादी तो आज तक हुआ ही नहीं हिंदी साहित्य में। और यहाँ तक कह देते हैं कि निराला छायावाद के जो चार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, उनमें जो निराला हैं उनको छायावादी कहूँ या स्वच्छंदतावादी मुझे समझ नहीं आता। छायावाद के बारे में अगर और हम बात करें तो हजरत प्रसाद द्विवेदी का वो कथन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को व्यक्त किया था। जो छायावाद पर आरोप लगते हैं कि ये प्राचीन संस्कृति न होकर पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, एक नई तरह की संस्कृति है, उस पर हजरत प्रसाद द्विवेदी तंज कसते हैं और उनका तर्क बड़ा क्लियर है। वही बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल इसको दो अर्थों में कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा इसको किस समझना चाहिए, दूसरा इसको समझना चाहिए प्रयोग काव्य के आधार की दृष्टि से, अर्थात प्रयोग की दृष्टि से जो इसका व्यापक करता है। इस तरह से शुक्ल जी ने अपना तर्क रखा। बात करें हम नंद दुलारे वाजपेयी की, तो नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर में केवल पूछी गई है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद को एक नवीन स्वरूप देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं स्थूल के प्रति
सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट कथन एक और है, जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। डॉक्टर राम गारोना की बहस बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से। जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हर विद्वान ने अपने तरीके से छायावाद को हर्ष करने का प्रयास किया है। मैं कुछ और परिभाषाएं लूँगा, बहुत डीपली नहीं चलने का प्रयास करें, हम लोग समझेंगे छायावाद वास्तव में है क्या, और परीक्षा दृष्टिकोण से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा प्राथमिक उद्देश्य परीक्षा पास करना है। दूसरा, डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ये कथन किसका है? तो छायावाद को दार्शनिक अनुभूति के रूप में देखा है आपके नामवर सिंह के जो प्रिय मित्र थे शांतिप्रिय द्विवेदी। अब नामवर सिंह का क्या मत है, ये भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। छायावाद और व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यानी याद देखिएगा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नामवर सिंह इस दिशा को नया मोड़ देते हैं। वो कहते हैं छायावाद कुछ और नहीं है, छायावाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा करना है, व्यक्ति विशेष को स्थापित करना है। तभी कहा जाता छायावाद के 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। इस तरह से हमने देखा कि किस विद्वान का क्या मत है छायावाद को लेकर। अब हम छायावाद का उदय क्यों हुआ, इस पर जरा एक जानने का प्रयास करेंगे। हम चलेंगे हिंदी साहित्य की पिछली पृष्ठभूमि पर। छायावाद के पूर्व चला था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हम क्या देखते हैं कि 1900 से 1920, कहीं पर 1916 तक भी लेते हैं, 18-20 अपने हिसाब से लोग लेते हैं। कई लोगों का अपना अपना मत है, लेकिन जो हम समझते हैं कि 1900 से 1920 या 1918, जहाँ तक आप मानना चाहें, इस दौर में क्या हुआ कि द्विवेदी जी आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में लग जाते हैं। और ये दौर ऐसा दौर होता है जब ब्रजभाषा की कविताओं का संख्या कम होती चली जा रही होती है, और द्विवेदी जी खड़ी बोली को हिंदी पद्य साहित्य में स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उस परिस्थिति में समस्या ये आती है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं ऐसी हिंदी को महत्व दूंगा जो संस्कृत निष्ठ हो, साहित्यिक हो, और ब्रजभाषा को बिल्कुल हे दृष्टि में लेकर चले जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी युग की मूल विशेषता थी। नैतिकता, आदर्शवाद, इनके विरोध में आया था छायावाद। छायावादी जो कवि थे उन पर बांग्ला भाषा का प्रभाव दिखाई देता है और अंग्रेजी का प्रभाव दिखाई देता है। छायावाद की अगर हम और कोई बात करें तो छायावाद की विशेषता हम देखेंगे तो जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चेतना, जहां द्विवेदी युग में खड़ी बोली के लिए प्रयास किया जा रहा था, सिर्फ खड़ी बोली खड़ी बोली खड़ी बोली, लेकिन छायावाद में सिर्फ खड़ी बोली की बात नहीं होती। सरस्वती पत्रिका ने 1900 से 1920 तक खड़ी बोली को स्थापित किया। 1920 के बाद प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा सरीखे कवियों ने इस इतिवृत्तात्मकता से बाहर निकलने का प्रयास किया, और परिणाम है कि छायावाद का उदय होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस तरह की पंक्तियां आईं, और इन पंक्तियों ने जो काव्य की परिभाषा है उसको पूरा अदल बदल दिया, उलट पलट दिया। इसके बाद स्वच्छंदता, नवीन सौंदर्य बोध, प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, जागो फिर एक बार, और पंत की कविता निमंत्रण देता मुझको मौन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब छायावाद की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं कि वास्तव में छायावाद है क्या।
हम आगे जब देखेंगे, ये तो था उसका भाव पक्ष। जब कला पक्ष की बात करेंगे तो हम देखेंगे छायावाद में कुछ विशिष्ट मुक्त छंदों का प्रयोग दिखाई देता है। जूही की कली कभी पढ़ी, आप पढ़ी है जूही की कली। इस बाद हम बात करें तो मानवीकरण अलंकार आपको बहुत दिखाई देगा छायावाद में। विशेषण विपर्य की भावना आपको बहुत छायावाद में दिखाई देगी। तो छायावाद वास्तव में एक नवीन युग था। द्वितीय युग के बाद हिंदी साहित्य को, हिंदी कविता को बहुत आगे ले जाने में छायावाद का बहुत योगदान है। अब हम बात करेंगे छायावाद की घोषणा कहाँ से होती है। तो परिमल पत्रिका जो थी, और परिमल की पत्रिका भी थी और परिमल निराला की रचना भी है, याद रखिएगा। परिमल की जो भूमिका है, उसकी भूमिका को नामवर सिंह ने छायावाद या मुक्त छंद का घोषणा पत्र कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से, नोट कर लीजिए आप लोग, आपको आसानी से मिलेगा नहीं। कि परिमल की भूमिका को नामवर सिंह ने मुक्त छंद का घोषणा पत्र कहा है। इसलिए दिनकर ने जो उनकी रचना थी मिट्टी की ओर, और रचना में पल्लव की भूमिका, मिट्टी को जो रचना है उसमें पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। आपको ये तो पता होगा कि छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है, तो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। पर ये जिक्र हुआ कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और ये फैक्ट जिक्र किया गया है, दिनकर की एक रचना है मिट्टी के लिए, जब उसकी भूमिका लिखी जा रही थी, उसकी भूमिका में बात का जिक्र दिनकर ने किया है, दिनकर की रचना के किया गया है। ऐसे अगर हम बात करें छायावाद के बारे में कुछ और, तो निराला की रचना है जूही की कली। सर्वप्रथम सरस्वती में इसको भेजा गया छपने के लिए, पर चूंकि जूही की कली खड़ी बोली की रचना नहीं थी प्रारंभ में, और जब इसे सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया द्विवेदी जी ने, तो इसको 1922 में आदर्श पत्र में छापी गई है। फिर इसको माधुरी में भी छापा गया, और लास्ट में फिर छपी जाके मतवाला में। या निराला की रचना जूही की कली को द्विवेदी जी ने मना कर दिया सरस्वती में छापने से, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और पूरे इस छायावाद के दृष्टिकोण को समझने में। याद रखिएगा, हमारा उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो है ही, साथ में प्राथमिक उद्देश्य है आपको हिंदी साहित्य की उन फैक्ट से परिचित कराना जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि सफलता फैक्ट से आएगी और कॉन्सेप्ट्स भी आपका क्लियर होना चाहिए। हम जब बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि निराला की रचना थी जूही की कली, और जूही की कली को जब द्विवेदी जी के पास भेजा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे मापदंडों पर खड़ी नहीं उतरती, हम इसे छाप नहीं सकते। उन्होंने छापने से मना कर दिया। जब छापने से मना कर दिया, इस पत्रिका को भेजा गया आदर्श में छपने के लिए 1922 में, नवंबर का महीना था। और फिर इसके बाद ये पत्रिका माधुरी में छपी है कविता। और अंतर देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूही की कली का प्रथम प्रकाशन किस पत्र में हुआ, तो जवाब होगा आपका आदर्श। और किस पत्रिका में, तो आपका माधुरी। याद रखिएगा, डाउट मत हो जाइएगा। और इसके बाद में लास्ट में फिर मताला में तो आती ही, आपको पता ही है कि कुछ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे छायावाद के उन 4 स्तंभों की। जब हम लोग 10वीं पढ़ते थे, एक कथन हुआ करता था कि प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, इनके बिना हिंदी साहित्य पढ़ना अधूरा है। तो हम लोग बात करेंगे प्रसाद की, फिर पंत की, फिर निराला की, और फिर वर्मा की। आगे हम चलेंगे। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे परीक्षा दृष्टिकोण से आप सुन लीजिए, और हो सकता है भविष्य में आपको परीक्षा मिल जाए। 2 कथन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, पढ़ना होगा, आप सुनिएगा। छायावाद का प्रारंभ 1913 से अवश्य हुआ, परंतु छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद न होकर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये कथन बिल्कुल नया होगा आपके लिए। छायावाद का प्रारंभ 1913 से अवश्य हुआ, परंतु छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद न होकर कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और एक कथन था विनय मोहन श्रीवास्तव और प्रभाकर माचवे का।
विनय मोहन श्रीवास्तव की रचना है दृष्टिकोण, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र करने का प्रयास किया और दर्शाया कि छायावाद का अपना 1913 में तो हो गया था, पर जब उसे प्रबंधकर्ता के रूप में आप प्रसाद को याद करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके निराला कौन है? प्रसाद ना होकर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। गणपत चंद्र गुप्त की एक टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से या ज्ञान के दृष्टिकोण से भी, और कहते हैं प्रसाद प्रथम छायावादी कवि हैं। पंत जी के पीछे प्रसाद काव्य क्षेत्र में पहले आए और झरना की भूमिका में प्रकाशक की ओर से एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह संग्रह महत्वपूर्ण है। झरना की भूमिका में प्रसाद ने बात कही थी, इसीलिए गणपत चंद्र गुप्त ने प्रसाद को प्रथम छायावादी कवि भी माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, कि आखिर क्या ऐसा चीज़ें हैं जो हमको पता ही होनी चाहिए छायावाद में, परीक्षा हॉल पे हम कभी भूल ना पाएँ और छायावाद बिल्कुल दिमाग में बैठ सा जाए। एक प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा था अभी, देख रहा था मैं कि वो मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है, अब आ गया नज़र के सामने। प्रश्न बड़ा क्लियर है। प्रश्न था कि छायावाद का ऐसा कौन सा कवि है उन 4 स्तंभों में ही जिसने प्रसाद को छायावादी कवि मानने से इनकार कर दिया था। सोचिए कौन हो सकता है। बहुत सौ का जवाब निराला होगा, नहीं, इसका सही जवाब है पंत। पंत ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, परंतु बाद में उन्होंने एक जगह लिखा है कि प्रसाद को हम छायावाद का जनक मान सकते हैं। तो अपनी शुरुआती रचनाओं जिन्होंने उसको अस्वीकृत दी थी, वही पंत, जिन्होंने अपनी अंतिम रचना जो पल्लव वगैरह हो जाता है उसके बाद वो कहते हैं कि मान सकते हैं। यानी कि पहली बार व्यक्ति था जो इसने प्रसाद को छायावादी कवि मानने से इनकार कर दिया था, या छायावाद का प्रवर्तक मानने से इनकार कर दिया था। अब हम लोग छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कब किया इसको देखेंगे, और ये शब्दशः इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं होता है। ये सब ये देखा जाता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या नहीं है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे छायावाद को बहुत डीपली समझें, वास्तव में छायावाद है क्या। किताबें तो बहुत हैं, हर जगह आपको मैटर मिल जाएगा, पर बहुत सी जैसी जो आपको समझ में नहीं आएंगी आखिर चाहता क्या है छायावाद, क्या है रचना के सार में। हम लोग देखेंगे छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता, मैंने आपको पहले बताया, प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पाणे को कहा गया है। अगर हम बात करें तो मुकुटधर पाणे ने छायावाद शब्द कहाँ प्रयोग किया, तो हिंदी में छायावाद शीर्षक से उन्होंने 4 निबंध, कौन कौन से, कवि स्वातंत्र, छायावाद क्या है, हिंदी में छायावाद, इस नाम से इन्होंने एक लेखमाला निकाली थी जो 1920 में श्री शारदा पत्रिका जो जबलपुर निकला करती, उस जमाने से निकलती थी। उसमें जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, जुलाई के बाद अगस्त में नहीं, सितंबर में, अक्टूबर में नहीं, और नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों में शारदा पत्रिका में 1920 में 4 अंक निकले। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला था कवि स्वातंत्र, दूसरा छायावाद क्या है, और 2 हिंदी में छायावाद शीर्षक से। और इन्हीं लेखमाला के आधार पर पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न उठता है कि जब मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया तो किस सेंस में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए आपको बहुत कम किताब मिलेगी ये चीज़ देखने को। बताइए, जिसको जवाब पता बताइए, सोचिए अगर आपको पता हो। अगर आपको पता है तो सोचिए, मैं बताता हूं। मिस्टिसिज्म,
अर्थात रहस्यवाद। पेपर में मिस्टिसिज्म लिख के आ सकता है। अर्थात रहस्यवाद शब्द के लिए पहली बार मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। अब ये मिस्टिसिज्म शब्द है, इसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ नाम सुझाए थे, अगर आपको पता हो बताइए। नहीं पता? सुनिएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आध्यात्मवाद कहा था, और बख्शी जी है उन्होंने इसको कहा था भक्तिवाद। नया फैक्ट है, फिर सुनिएगा। द्विवेदी ने इसको क्या कहा था? आध्यात्मवाद। यही आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा था आध्यात्मवाद कहो इसको। मिस्टिसिज्म के लिए आध्यात्मवाद शब्द का प्रयोग करो। आके हम बात करें मुकुटधर पांडे के बाद किसने फिर किया छायावाद शब्द का प्रयोग? एक व्यक्ति हैं सुशील कुमार, सब जानते हैं, बिहार के रहने वाले, और उन्होंने जून 1921 में सरस्वती पत्रिका में एक लेख भेजा था हिंदी में छायावाद, इस नाम से एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद। उसमें उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती गईं, और 1927 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को फिर इस छायावाद पर टिप्पणी करनी होती। वो आते हैं और एक लेख निकलाते हैं अपना सुकवि किंकर नाम से। 1927 में उनका लेख आता है, और इसमें उन्होंने रवि बाबू की कविता को मिस्टिक या रहस्यवादी माना था और छायावाद पर छीटा। रवि बाबू अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिए। तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को मिस्टिक शब्द से जोड़ दिया था और कहा था कि ये बहुत पहले शुरू हो गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ कर दिया इसको, और छायावाद पर टिप्पणी की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन और अगली चीज अगर देखें, ये जो निबंध आया सुकवि किंकर के नाम से, जब प्रकाशित कराया द्विवेदी जी ने, वो लेख निकला जो रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को मिस्टिक्स शब्द से जोड़ दिया और रहस्यवादी मान लिया और छायावाद पर टिप्पणी की। तो उसका जवाब आता है 1927 में ही कृष्णदेव प्रसाद गौड़, इन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने एक निबंध लिखा था, उस निबंध में गजब टिप्पणी की। उन्होंने कहा छायावाद की छानबीन, इस शीर्षक से लेख लिखा, और उन्होंने रवि बाबू की जो रचनाएं थीं जिसको आधार उन्होंने चीज कही थी उस पर टिप्पणी की और उसको पर्दाफाश किया। तो ये विवाद वहीं से शुरू हो जाता है कि छायावाद रहस्यवाद है या क्या है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे छायावाद के विषय में ही। चीज़ें वही देखेंगे तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम बहुत भटकेंगे नहीं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा नहीं है, आपकी समझ विकसित करना भी है। और समझिए चीज़ों को, क्या है छायावाद। और आगे की बात जब करेंगे हम, तो पंत वही पंत जो पहले कहते थे कि मैं प्रसाद जी को नहीं मानता कि ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, वो खुद बाद में कह देते हैं मान सकते हैं। इतना दम था। आगे के कथन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निराला और पंत इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे। किस आंदोलन के? छायावाद के। और दोनों उच्च कोटि का काबिल रचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं, आगे का ही इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है। नंदलाल वाजपेयी का कथन इंपॉर्टेंट है कि साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्युदय 1920 में उच्छ्वास की काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है। अर्थात उच्छ्वास से माना है आपके नंदलाल वाजपेयी ने। तो शुक्ल कहते हैं कि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः महर्षि गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है उनका। और बच्चन सिंह तो उनको अलग ही कवि हैं भाई, अलग ही आलोचक हैं, अलग लेवल है उनका। वो कहते हैं प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना
कवि के प्रति अंध श्रद्धा का सूचक है। लीजिए, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, ऐसा कहकर बच्चन सिंह ने बिल्कुल छायावाद की मिट्टी पलीत कर दी। इस तरीके से हमने देखा कि छायावाद का प्रारंभिक दृश्य, और अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे और 2 लेक्चर में छायावाद खत्म कर देंगे कि छायावाद के कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए परीक्षा दृष्टिकोण से, और वास्तव में छायावाद है क्या। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को उन विद्यार्थियों को शेयर करिएगा जो सच में हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। यदि रुचि है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम निकालने में, या किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, या कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम जो हिंदी से जुड़ा हुआ हो, शायद उनकी लेक्चर लाभकारी हो, इसलिए इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करिए। आपको चैनल की जो कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और आपका दिन अच्छा हो। इसी के साथ मैं कह सकता हूँ धन्यवाद।